हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है, कि भारत के संदर्भ में किस तरीके का ग्राम विकास है, भारत के नज़रिए से किस तरीके का ग्राम विकास हुआ है। उसमें जो है कि हमने वो सारे टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया था आंदोलन का, जो कि हमने आपको बताया था कि आंदोलन किसे कहा जाता है कि कोई भी समूह हो, कोई भी समुदाय हो, जब एकजुट होकर के किसी भी विषय पे अपना आवाज़ बुलंद करता है तो वो क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। ठीक, तो ये आंदोलन जो होता है ये कितने तरीके का हो सकता है, ये आंदोलन होता क्यों है? जब कोई भी लगातार कोई भी रीति रिवाज या इस तरीके की परंपरा चली आ रही है, ठीक है, या कोई भी मुद्दा हो चला आ रहा है, उसमें अगर किसी भी जन समूह को, व्यक्तियों को उसमें परिवर्तन लाना है, उसके लिए वह आंदोलन शुरू करता है। या फिर अगर सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा उसमें जो है कि परिवर्तन ला दिया गया जो कि उस जनता के अनुकूल नहीं है, तो भी वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है। यानी कि परिस्थितियों में परिवर्तन या उसको रोकने के लिए किया गया आवाज़ जो होता है, आवाज़ उठाना ही क्या कहलाता है? एक तरीके का आंदोलन कहलाता है। आंदोलन का यही मकसद होता है। अच्छा, तो ये आंदोलन कितने तरीके से हो सकता है? तो ये आंदोलन दो तरीके से हो सकता है, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत, ठीक है। अब आंदोलन में हम जैसे कि देखेंगे कि ये आंदोलन कितने तरीके से हुआ, ठीक है। तो आंदोलन कैसा था जो कि 1857 के समय हुआ था, वो समाजवादी आंदोलन था। समाजवादी यानी कि जन समूहों का आंदोलन। और उस समय किस चीज़ को लेकर के? सबसे ज़्यादा भूमि को लेकर के। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भूमि को लेकर के जो भी जो आंदोलन भूमि से संबंधित है वो सारे आंदोलन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लेखपाल एग्जाम में है कि भूमि से संबंधित ही काश्तकार और जमींदारों से ही जुड़ा हुआ आंदोलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही आंदोलन में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसके टॉपिक्स जो है कि आपसे डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो आंदोलन में हम देखते हैं कि सामंतवादी जो थे, सामंतवादी विरोधाभास, वो कब? जब 1950 के पूर्व। क्योंकि 1950 के पूर्व जो है कि किस किस तरीके का था वो देखते हैं कि समाजवादी आंदोलनों का वर्गीकरण, कि ये कितने तरीके से हुआ था। आंदोलन का वर्गीकरण, तो ये कितने तरीके का हुआ था? दो तरीके का हुआ था। सामंतवादियों को लेकर के, यानी कि जमींदारों को लेकर के की गई सामंतवादी विरोधाभास को लेकर के ये किया गया विरोध था, आंदोलन था। तो ये दो चरणों में देखेंगे कि 1950 के पूर्व की क्या स्थिति, पहले की क्या स्थिति थी और 1950 के बाद क्या स्थिति थी। क्योंकि था तो सामंतवादियों के विरोधाभास में ही आंदोलन हुआ। दोनों आंदोलन, जो भी आंदोलन से संबंधित है वो समाजवादियों के विरोध में ही आंदोलन हुआ। लेकिन 1950 के पहले किस तरीके की स्थिति थी और 1950 के बाद का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों को डिस्कशन हम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सामंतवादी विरोधाभास, सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन, दोनों तो सामंतवादी विरोधों से ही उठने वाले आंदोलन होंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि 1950 के पहले की क्या स्थिति थी और 1950 के बाद की क्या स्थिति थी, यही हमको देखना है। तो इसमें जो था कि इसको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। 1950 के पहले वाले में भी दो तरीके का कैटेगराइज किया गया। किस किस तरीके का? एक था कि अंग्रेजों के आगमन और सन 1857 के पहले, इसके बीच, इस दौर के बीच में किस तरीके का जो था, तो वो देखते हैं। कब है? अंग्रेजों के आगमन तथा 1857 के पूर्व का आंदोलन, तो ये किस तरीके का आंदोलन था? इस आंदोलन में जो है कि इसमें भी भूमि को लेकर के, जमींदारी प्रथा को लेकर के ही आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। और इसमें जो है कि
जो है कि काश्तकार इसमें भी बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, भूमि विवाद को लेकर के, कि उनको कर लगान वसूली इत्यादि चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 1857 में इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता क्या थी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी उसके भी इसमें शामिल हैं। जो भी उसके कार्य थे 1857 की क्रांति, और वो भी किसके द्वारा किए गए थे? ज़्यादातर ये आंदोलन जनजातियों तथा काश्तकारों द्वारा, काश्तकार मतलब कि बटाईदार टाइप के जो जमींदारों से पीड़ित थे, ठीक है। तो उसमें ये दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं कि कौन कौन से जनजातियां। और लेकिन इनके आंदोलन में क्या हुआ कि इनके आंदोलन का मतलब होता है कि संगठन का मजबूत होना, लेकिन इसमें क्या हुआ कि संगठन की कमी आई, एकजुटता में कमी आ गई धीरे धीरे, जिससे आंदोलन बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं चला। अब देखते हैं इसमें सेकेंड जो है कि 1857 के बाद, 1857 के बाद तथा 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के पूर्व के 50 वर्षों में, अच्छा यहाँ पे पूर्व के 50 वर्ष, हम लोग अभी चल कौन सा रहा है? 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20वीं शताब्दी के पूर्व 50 वर्षों में, यानी कि शताब्दी 100 की होती है, तो जो शुरुआती 50 वर्ष थे 1857 से लगा करके, और 20वीं शताब्दी के जो शुरू के 50 वर्ष थे, उसके दौरान ये होने वाले आंदोलन थे, ठीक है। में आंदोलन की ये बात कही जा रही है। तो इसमें क्या था? इसमें जो है कि अब जो है कि जमींदारी भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था की इसमें बात की जाने लगी। पहले तो बस ज़मीनी हक की लड़ाई थी, लेकिन इसमें जो था कि भूमि विकास कार्यक्रम चला, ठीक है, भूमि सुव्यवस्था की बात चली, उसको लेकर के अब काश्तकार खड़े होने लगे, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे 1857 के बाद 20वीं शताब्दी में, ठीक है। 20वीं शताब्दी के 50 वर्षों के पूर्व इसमें ये सारी चीज़ें हुई। अब हम देखते हैं कि सामंतवादी विरोधाभास से उठने वाले आंदोलन 1950 के बाद का देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और था 1857 में, कि इसमें जो कि काश्तकार जैसे भू राजस्व व्यवस्था जो चलाई गई, उसमें वो नई भू राजस्व व्यवस्था, एक नया कानून, जैसे कि जब इसमें आंदोलन उठा भू राजस्व को लेकर के, तो यहाँ पे सरकारों ने क्या किया, वहाँ पे एक दिमाग खेला अंग्रेजों ने, उसको भू राजस्व व्यवस्था जो है कि एक नया नियम लागू कर दिया, जो कि और ज़्यादा दयनीय स्थिति बनाने लगा काश्तकारों के लिए। तो उस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पे आंदोलन शुरू हुए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 1950 के बाद क्या हुआ। चूँकि दोनों आंदोलन तो इसी के खिलाफ थे, सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन ये पहले था। अब बाद में देखते हैं कि क्या स्थिति आई, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक देखते हैं। अच्छा, ये जो है 1950 के बाद वो वहाँ पे तो भू राजस्व व्यवस्था को लेकर के क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, लेकिन अभी भी 1950 के बाद भी क्या स्थिति थी? तो 1950 के बाद भी ये स्थिति आई कि उसमें जैसे कि आवाज़ उठी, तो उसके लिए नया कानून तो बनाया जाने लगा, लेकिन वो जो कार्य था, उसका क्रियान्वयन था, वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। क्यों? क्योंकि जमींदार कभी चाहते ही नहीं थे कि काश्तकारों के पक्ष में कोई काम हो। तो वो काम तो चलता रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि आंदोलन जो है कि बहुत ही भीषण रूप ले चुका है। तो वो क्रांति तो हो रही थी, आंदोलन को लेकर के उस पे कार्य तो होने लगे, लेकिन वो क्रियान्वयन बहुत ही धीमी गति से चल रहा था, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि जो भी जमींदार थे वो कहीं ना कहीं जो है कि जो उस समय ये राजा हुआ करते थे, या फिर जो उस समय नेता हुआ करते थे, उनसे कहीं ना कहीं, या फिर पटवारी होते थे, उनसे कहीं ना कहीं ये मिले जुले होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवस्था थी। इस चीज़ को देखते हुए जो है कि गांधी जी इस व्यवस्था को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उनके मन में था कि भूमि दान या ग्राम दान की व्यवस्था को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के उनके दिमाग में था कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें जो कि मालिक है उसका वो भूमि और जो भी उसको उत्पादन के जो भी साधन है वो तो उनके ही रहें, लेकिन जो उस पर समुदाय उस पर कार्य कर रहा है उसको भी उसका हक मिले। ये नहीं कि मनमाने ढंग से जो है कि जमींदार अपना कर लगान वसूली मनमाने ढंग से वसूला करे, मनमाना ढंग ना हो। गांधी जी की ऐसी परिकल्पना थी। तो उसी चीज़ को लेते हुए आया ग्राम दान। ग्राम दान, इसी को भूमि दान भी कहा जाता है, या ग्राम दान आंदोलन इसको कहिए।
अच्छा, ये शुरू कब हुआ? तो ये स्वतंत्रता के बाद, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से फिर गांधी जी की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद से तेलंगाना और एक तेभागा था, वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, जो कि आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गए, शांत हुए। उसके जस्ट बाद जो है कि भूमिदान आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, भूमिदान आंदोलन ही जब बड़ा रूप लिया तो वो ग्रामदान कहलाने लगा। ठीक है, भूमिदान ग्रामदान का ही छोटा रूप होता है। तो भूमिदान पहले शुरू हुआ तेलंगाना में, और वहीं से जब आंदोलन हुआ, जैसे ही तेलंगाना का आंदोलन समाप्त होता है, वहीं पे जो है कि भूमिदान आंदोलन शुरू हो गया। वही भूमिदान आंदोलन आगे चल के क्या बना, ग्रामदान आंदोलन बना। ठीक है, तो ग्रामदान आंदोलन की व्यवस्था क्या थी, किस तरीके की ये ग्रामदान आंदोलन की गई, वो चीज़ देखते हैं। तो ग्रामदान आंदोलन क्या था, इसमें कहा गया कि जो भी, इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रामदान आंदोलन जो है कि गांधी जी की कल्पना, एक गांधी जी की परिकल्पना का विस्तार था। विस्तार रूप था, गांधी जी की परिकल्पना का विस्तार रूप सा क्या था ये, जिसमें संपत्ति को भूमि स्वामी भूमि स्वामित्व का न्यासी बना दिया जाए। न्यासी, भूमि स्वामित्व न्यासी संपत्ति बना दी जाए। अच्छा, ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि संपत्ति का भूमि स्वामित्व जो है उसे न्यासी संपत्ति बना दी जाए, यानी कि जो उसकी संपत्ति है ठीक है उसी की रहे, लेकिन एक न्यासी संपत्ति। अच्छा, न्यासी संपत्ति क्या कहलाती है वो भी जानते हैं। किसमें जो होता है कि उत्पादन के जो भी साधन है, यानी कि भूमि हो गया, मशीन हो गया, इसका जो स्वामी है, ठीक है, वो संपत्ति तथा जो भी जो कि उत्पादन के साधन हैं उसका मालिक हो। ठीक है, उसका न्यासी मालिक बन जाए, न्यासी बन जाए उसका। और जबकि उस पर जो जो समुदाय है जो कि उस पर श्रम कर रहा है उसका भी हक हो। ठीक है, जो भी समुदाय, जो भी जैसे कि काश्तकार थे उस समय, तो जो भी उस पर श्रम कर रहे हैं वो उनका भी उतना ही हक हो। ठीक है, और इनको जो या इसमें क्या थे कि जो मालिक थे, स्वामित्व थे, उनको उनका न्यासी बना दिया जाए कि ये इसके हकदार हैं, लेकिन इस पे और भी किसी जो भी कार्य कर रहा है, जो भी श्रम कर रहा है इस चीज़ के पीछे, उसको भी एक हक मिले, उससे मनमाना ढंग का कर लगान वसूली ना किया जाए, यही लेके बात थी। ठीक है, ये ग्रामदान आंदोलन। अच्छा, ये चला कब था, इम्पोर्टेंट ये है कि चला कब था, तो 1950 में। इसका सन है 1950। अब आइए इसके बाद से, अच्छा, ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे ने भी शुरू किया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो विनोबा भावे ने कहाँ शुरू किया था, ये एक नालगोंडा था जगह। नालगोंडा वो कौन सा जगह था, पश्चिम बंगाल में नालगोंडा जगह था, जहाँ से जो है कि तेलंगाना का जो है, तेलंगाना आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था। तेलंगाना आंदोलन की जो जन्मस्थली थी, यानी कि क्या थी, नालगोंडा, वहीं से विनोबा भावे ने जो है कि भूमिदान आंदोलन शुरू किया था। तो विनोबा भावे ने भूमिदान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, नालगोंडा से शुरू किया, जो कि क्या था, जो कि तेलंगाना आंदोलन का जन्मस्थली है। तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली है। यानी कि तेलंगाना आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, नालगोंडा से शुरू हुआ था। ठीक है,
अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि विनोबा भावे का इसमें किस तरीके की बात लेकर के वो आगे बढ़े। तो इन्होंने इसमें समतावादी का बात कहा, यानी कि सबका समान अधिकार हो। किस तरीके का, जैसे कि जमींदार होते थे, काश्तकारों पे जिस तरीके से भूमि को लेकर के अपना कर लगान वसूली जैसी खराब स्थिति बिल्कुल कर देते थे काश्तकारों की, तो इन्होंने इस चीज़ को पुरजोर विरोध किया कि जो सामंतवादी भूमि व्यवस्था है, कर लगान व्यवस्था, इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया और इन्होंने समतावादी व्यवस्था को जो है प्रायोरिटी दी कि इस तरीके की व्यवस्था बने जो समतावादी हो, जिसपे सबका अधिकार हो। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि नक्सलवादी, एक नक्सलवादी जो है कि आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, या नक्सली आंदोलन कह सकते हैं, या नक्सलवाड़ी आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या कहलाता है, तो ये जो है कि पश्चिम बंगाल के जो है कि पश्चिम बंगाल के ये नक्सलवाड़ी ग्राम से शुरू हुआ था। कहाँ से? नक्सलवाड़ी ग्राम से शुरू हुआ था, जिसके कारण इसका नाम जो है कि नक्सलवाड़ी आंदोलन दे दिया गया। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं एक बार। दूसरा इसमें था नक्सलवाड़ी आंदोलन। नक्सलवाड़ी या नक्सली दोनों कह सकते हैं, नक्सली आंदोलन। इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया, तो ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी ग्राम से संबंधित है, इसलिए इसको नक्सलवाड़ी आंदोलन का नाम दिया गया। अच्छा, 1967 में जो है कि दार्जिलिंग जिले के सिल्लीगुड़ी तहसील में, कहाँ? दार्जिलिंग जिले के सिल्लीगुड़ी तहसील में, सिल्लीगुड़ी तहसील में 1967 में जो है नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या उदय हुआ। नक्सलवाड़ी आंदोलन का जो है कि उदय हुआ, यानी कि वहाँ पे उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में। अच्छा, इसका क्या मकसद था? इसमें भी यही कार्य था कि जो व्यवस्था बनी थी, काश्तकारों को लेकर के जो व्यवस्था बनी थी, ये भी जो है कि सामंतवादी जो शोषण हो रहा था, ठीक है, जमींदारी शोषण जो हो रहा था, वो भूमि सुधार को लेकर के जो व्यवस्था बनाई गई थी, उसके विरुद्ध में जो है कि ये काश्तकारों के साथ खड़े होकर के ये आंदोलन चलाया गया था, नक्सलवाड़ी आंदोलन। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष था। जितने भी भूमि सुधार आंदोलन को लेकर के चले थे आंदोलन, उसमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये संघर्ष था। ठीक है, नक्सलवाड़ी आंदोलन सबसे लंबे समय तक चलने वाला। अच्छा, किस तरीके का ये आंदोलन था? ये भी भूमि सुधार व्यवस्था को लेकर के, या भू राजस्व जो आंदोलन व्यवस्था जो की गई थी उसको लेकर ही चलने वाला आंदोलन था। ये पश्चिम बंगाल में था, जैसे हर जगह जगह पे ये आंदोलन हो रहे थे, तो ये पश्चिम बंगाल में चलने वाला भूमि सुधार को लेकर के ही एक ये आंदोलन था। ठीक है, नक्सलवाड़ी आंदोलन भूमि सुधार, भूमि व्यवस्था को लेकर के ही चलने वाला एक आंदोलन था पश्चिम बंगाल का। जिस तरह हर जगह चल रहा था, उस तरह ये पश्चिम बंगाल का आंदोलन था। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, नक्सलवाड़ी आंदोलन के आगे सब एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन आ जाता है यहाँ पे, वर्धा ऑपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम? वर्धा आंदोलन। थर्ड नंबर पे क्या है? वर्धा ऑपरेशन। अच्छा, ये किस तरीके का ऑपरेशन चलाया गया? तो ये भूमि सुधार के जो भी विभिन्न कार्यक्रम चल रहे थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा था? वर्धा ऑपरेशन था। भूमि सुधार, अगर पूछता है कि ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार कार्यक्रम। जितने भी भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहे थे, उनमें से एक जो था वर्धा ऑपरेशन था। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस पर ध्यान दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, ये वर्धा ऑपरेशन जो था कहाँ चला? ये पश्चिम बंगाल का, ये भी जो कार्यक्रम था कहाँ का था? पश्चिम बंगाल का था। इसमें वर्धा ऑपरेशन क्यों कहलाया? यहाँ पे वर्गादार थे। ठीक है, वर्गादार वहाँ पे जो थे, उन इस ऑपरेशन को चलाने का मेन अभियान क्या था?
इस ऑपरेशन को चलाने का मेन अभियान था कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्गदारों का जो है कि पंजीकरण हो सके। क्यों पंजीकरण हो सके? क्योंकि जमींदारी प्रथा बिल्कुल हावी हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जब पंजीकरण होने लगेगा, ठीक है, तो उनका जो शोषण है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो इस ऑपरेशन को चलाने का सबसे मेन मकसद यही था कि वर्गदारों के पंजीकरण में वृद्धि, ठीक है। अनुमान लगाया गया था ये कि लगभग 20 लाख वर्गदार हैं, ठीक है। वहीं पे जब पंजीकरण हुआ तो इसमें कितने मिले? 10,15,000 तक के जो है कि जैसे कि वर्गदारों की संख्या मिली जिनका पंजीकरण किया गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखते हैं कि हुआ कब था। ये वर्गा ऑपरेशन जो चलाया गया था वो 1978 में चलाया गया था। ये सन याद रखिए, ये सन क्या है? 1978 था, ठीक है। इसमें जो है कि वर्गदारों के पंजीकरण से यह ऑपरेशन संबंधित था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वर्गदारों का पंजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है। सेकेंड इसमें पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये वर्गदारों का पंजीकरण तो हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो वर्गदारों का जो पंजीकरण था उससे बटाईदारों को जो है पट्टे को कानूनी सुरक्षा मिली। जो भी पट्टे उनको मिलते थे उसको कानूनी सुरक्षा मिली कि ये कोई तुमसे मनमाने ढंग से इसको नहीं छीनेगा पंजीकरण के बाद, ठीक है। तो वर्गदारों के पंजीकरण से जो भी है कि बटाईदार को जो बटाईदार थे उनके पट्टे को कानूनी सुरक्षा मिली। अच्छा, ये वर्गदार थे कौन? ये वहाँ के पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो कृषि श्रमिक थे उनसे ये इतने जुड़े हुए थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी ये कही जाती थी। इनके बिना वो श्रम का कोई भी हिस्सा वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है कि रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वहाँ के जो श्रमिक थे उनके रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं ये वर्गदार। इस तरीके से जब ये पंजीकरण शुरू हुआ तो 30 जुलाई 1985 को पंजीकरण हुआ। तो लगभग अनुमान था 20 लाख वर्गदारों का, जबकि पंजीकरण में क्या आया? पंजीकरण में इनकी संख्या कितनी थी? वर्गदारों की अगर संख्या पूछता है वर्गदारों की संख्या तो कितना पंजीकृत हुई? 10,15,000। इस तरीके से ये व्यवस्था चली भूमि सुधार आंदोलन की। भूमि सुधार या भूमि के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे उसको लेकर के, भूमि सुधार विरोध आंदोलन जो चल रहे थे, क्योंकि भूमि सुधार की जब बात की जा रही थी तो वो जो जमींदार थे ऐसा चाहते नहीं थे, तो उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे आंदोलन चले जिसमें कि मेन क्या था, जो कि 1950 के बाद क्या था, तो भूमिदान आंदोलन, जिसको ग्रामदान आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी का एक सपना था, उसको विनोबा भावे ने भी आगे बढ़ाया। दूसरा था नक्सलवाड़ी आंदोलन और तीसरा था वर्गा आंदोलन, ठीक है, जिसमें वर्गदारों की बहुत अहम भूमिका थी। इस तरीके से हमने अपने आंदोलन को यहीं पे समाप्त किया। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब जो है कि हम इसके ग्राम विकास के कार्यक्रम, क्या क्या इसके कार्यक्रम है, सरकार की क्या क्या कार्यक्रम पहले रहे हैं, क्या क्या नए हैं, ये देखेंगे। उसके बाद से प्रबंधन देखेंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्लासेस देखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे अगली वीडियो आने तक इंतज़ार करिए। और कोई भी अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।